अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 5 दिसंबर 2024। पाकिस्तान में आला अदलिया पर अवाम का एतमाद अब ख़त्म होता जा रहा है और उसकी वजह बनी वो 26वीं आईनी तरमीम जिसके ज़रिए मौजूदा हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने आला अदलिया के जजेस को बज़ाहिर अपने ताबे कर लिया। लेकिन आला अदलिया ही से कुछ ऐसी आवाज़ें भी उठ रही हैं जिनसे लगता है कि ये निज़ाम अगर तो चला तो बहुत अरसा नहीं चल पाएगा। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत लिखा मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी के नाम। उस खत में क्या कहा गया, उस खत से ये कैसे अखज़ किया जा सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में या कुछ अरसे में हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, यह हम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही हम वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े 100 अफराद के ऊपर आज GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद की गई है। उसकी क्या वजूहात बनी, जेल में क्या हुआ, वहां पर भी कैसे चुन चुन के अफराद को गिरफ्तार किया गया, इसकी तफसीलात भी मैं और वसीम मलिक इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, हम बहुत ज़्यादा गो के हमारे चैनल का नाम फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 है, लेकिन बदकिस्मती से जब से फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 शुरू हुआ उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम हुई और वो कोर्ट रूम नंबर 1 सिर्फ चंद मुकदमात और उनमें भी कोई अवामी नोयत के मुकदमात नहीं हैं उनको सुनता है और वहाँ से चाहे मुल्क में जितनी भी बदतरीन बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि जज साहब तो मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करते तो मीडिया भी नहीं देखते, उनके एक अलग हालात है। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त लिखा है। हम बार बार ये बात कर चुके हैं, इससे पहले बारहा कर चुके हैं कि वो तमाम जजेस जो भले इस पूरे के पूरे जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक अलग आवाज़ ज़रूर रखते हैं, लेकिन अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहे तो फिर वो भी कॉम्प्लिसिट हैं, वो भी शरीक जुर्म हैं। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा से ख़त लिखा। इससे पहले भी वो सहरा में फूल उगने की बात करते रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने ख़त में और उनके ख़त से कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क का आइंदा का थोड़ा लैंडस्केप चेंज हो सकता है? 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस ने उसके ऊपर कुछ आवाज़ें ज़रूर उठाईं, मगर उसके बाद जमूद आ गया, खामोशी छा गई। लेकिन अब वो खामोशी टूटी है, वो जो जमूद है वो ख़त्म हुआ है। एक 3 सफ़ों का ख़त लिखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज हैं और उसकी कॉपी जो है वो चीफ़ जस्टिस समेत तमाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं उनको भिजवाई गई है। ख़त बुनियादी तौर पर 3 या 4 नुकात पर मुश्तमिल है। एक तो ख़त में ये कहा गया कि फुल कोर्ट बुलाई जाए, बनाई जाए जुडिशल साइड पर, जो 26वीं आईनी तरमीम की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का तयन करे, उसका जुडिशल रिव्यू करे। अक्सर ये बात मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि अब तो 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी तो अब फुल कोर्ट तो बन ही नहीं सकता। हाँ, बहुत से और लोगों का ये ख्याल है वसीम, सॉरी आपकी बात कट करी। जब भी हम बात करते हैं अदालतों के हवाले से तो लोग कहते हैं हम नहीं सुनना चाहते, लेकिन उनको सुनना इसलिए होगा क्योंकि हम इसी सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं अदालतों के पास हमारे मुकदमात जाने हैं, इन्हीं अदालतों ने मुल्क में वो दादरसी का एक फोरम, आज अगर बंदूक के जोर पर हैं तो कभी उससे बाहर भी होंगी, तो कभी ना कभी बनना है। तो उसी का एक वे आउट आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में मुतालबा करके मांगा है। तो वो जो हम बात अक्सर करते हैं कि चाहे 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी तो क्या 26वीं आईनी तरमीम का केस उसके बेनिफिशरी बैठ के सुनेंगे? एक तो ये प्रिंसिपल है ना। दूसरा, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चाहे 26वीं आईनी तरमीम भी आ चुकी है, वो भी बार नहीं है कि आप फुल कोर्ट नहीं बना सकते। 184(3) में सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज लिखा गया है, साथ उन्होंने आइन के आर्टिकल 203(j)(e) जो उसकी सब सेक्शन है उसका हवाला दिया और कहा कि फुल कोर्ट बनाकर इसकी जो वैलिडिटी है, इसका जो जुडिशल रिव्यू है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसका तयन किया जाए। साथ उन्होंने अपने 31 अक्टूबर के उस फैसले का हवाला दिया जिस पर हम चीख चीख के थक गए कि वो आखिर लाश कहाँ दफन की जाएगी, कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठकर 2 जजेस अक्सरियत से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये फैसला करते हैं कि 4 नवंबर जो कि गुजर चुका है उस रोज़ फुल कोर्ट का इजलास बुलाया, फुल कोर्ट जुडिशल साइड पे बुलाई गई और उसके ऊपर 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर किया गया। मगर चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की मुकम्मल सहूलतकारी की और उन्होंने वो फुल कोर्ट नहीं बनने दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज भी जारी नहीं की। तो एक मरतबा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज थोड़ी सी कोशिश की है कि कुछ आईना दिखाया जा सके मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखिए मामला है जजेस की तैनाती का और कल के रोज़ यानी 6 दिसंबर को इजलास बुलाया गया है पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस। ये गालबन कोई दर्जनों बनते हैं जिनको तैनात करना है इस वक्त।
तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसकी देखेगा, उससे कबल उसी के तनाजुर में बना हुआ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस कैसे लगा सकता है। उन्होंने यहाँ पर सिंध बार केस का हवाला दिया। 18वीं आईनी तरमीम आई, जब 18वीं आईनी तरमीम आई तो उससे कबल कुछ जजेस जो हैं वो इंडक्ट करने थे आला अदलिया में, तो फिर 18वीं तरमीम आ गई। अब उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने डिसाइड की थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तब भी जजेस की तैनाती रोक दी गई थी, और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिसाइड हो गई तो फिर उसी के तनाजुर में जजेस लगाए गए। तो अब भी उन्होंने कहा कि अब देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह ये नहीं कह रहे कि हर सूरत 26वीं आईनी तरमीम उड़े। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठे, उन्होंने कहा कि या तो 26वीं तरमीम के हक में वोट आएंगे या खिलाफ आएंगे। हक में आए तो आप इसे चलाएं, खिलाफ आएंगे तो फिर पुराना आइन जो है वो बहाल होगा। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इन केस आप अभी जजेस लगा देते हैं और कल को ये डिसाइड हो जाती है और ये अल्ट्रा वायरस करार देकर उड़ा दी जाती है, तो फिर क्या इन जजेस को जो लगेंगे उनको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि तासुर ये मिल रहा है कि एक तो जो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो जजेस की काबिलियत को जांचे बगैर ही उन्हें आईनी बेंचेस में बना रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे फिर उसमें सिंध हाई कोर्ट हो, 2 जगह भी आईनी बेंचेस बने। फिर उन्होंने साथ ये कहा कि ये भी तासुर है कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, अदलिया जो है वो मुदाखलत इस सूरत में कर रही है कि उनका शेयर ज्यादा है जुडिशल कमीशन में, और सियासी पार्टियां या हुकूमतें जो हैं वो अपनी मर्जी के जो जजेस हैं वो लगा रहे हैं, जिससे अवाम का एतमाद भी खत्म हो रहा है और जिससे अदलिया की आज़ादी जो है वो भी मुतासर हो रही है। साथ उन्होंने वही बात की जो हम भी चीख के थक गए। देखिए कोर्ट पैकिंग ये एक अलग कहानी है जो कि हो रही है। यहाँ पर मसला ये है कि आपने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद अपने लिए वोट कैसे किया? जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरा नहीं था तो आपने कैसे अक्सरियत से यह फैसला करा दिया कि पहली मर्तबा जो 12 मेंबर्स का जुडिशल कमीशन कन्वीन हुआ है वो ठीक है? सीधी सी बात है, अपने ही मुकदमे में कोई भी जज नहीं हो सकता। और आप यहाँ पर आइन को रीराइट कर रहे हैं, आइन की मंशा के खिलाफ जा रहे हैं। और फिर अगर आपने आइनी बेंचेस के लिए जजेस सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बना दिए तो किस कैपेसिटी में, किस डिबेट के तहत, उनकी कौन सी काबिलियत को जांचते हुए किया? मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करें, लोगों के सामने ये चीज रखें, अवाम को पता चलनी चाहिए। आर्टिकल 19A का हवाला दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस 3 सफ़ाती खत में, और वसीम ये उनका मुतालबा इसलिए भी वैलिड लगता है कि सिंध हाई कोर्ट से भी इससे मुतालिक आवाज़ उठ चुकी है। सिंध हाई कोर्ट का जब आईनी बेंच बनाया गया और वहाँ पर भी कई जजेस को इग्नोर करके 9वें नंबर से जाके जस्टिस के आगा, जिनको उर्दू नहीं आती और अंग्रेज़ी भी वो बहुत क्लासिकल यूरोपियन बोलते हैं क्योंकि वो वहीं के बॉर्न हैं, तो उनके ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात वकला को भी है, वहाँ के लोगों को भी है, आम साइलिन को भी मसाइल होते हैं, उनके सामने पेश होते हैं। लेकिन उनकी सरबराही में ये बेंच बनाया गया। जस्टिस के आगा काबिलियत के लिहाज से किसी से कम नहीं है और बिलाशुबा वो एक बहुत अच्छे और काबिल जज है। लेकिन आपका क्राइटेरिया क्या है? जस्टिस उमर सयाल जो कि उनके खिलाफ गालिबन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस भी है? बिल्कुल, वो इसी किस्म का रेफरेंस है कि वो उर्दू नहीं जानते, वो यूरोपियन बॉर्न है, वो डुअल नेशनलिटी वाला इशू है। तो वो वाहिद रेफरेंस जो किसी जज के खिलाफ इस वक्त भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है, गालिबन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, वो यही एक मुकदमा है। तो जस्टिस के आगा से आपने जूनियर लिए जजेस, उनको सरबराह बनाया और 9 जजेस आपने नॉमिनेट कर दिए सिंध हाई कोर्ट के। उनमें से एक जज जस्टिस उमर सयाल ने ये ख़त लिखा था कि आपके जो तयन है, सब जजेस जानते हैं आईने पाकिस्तान को, सब जजेस आईने पाकिस्तान पर ही हल्फ लेकर आते हैं, उसी को पढ़ के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें वजह समझ नहीं आई कि मुझसे कोई जज, खुद वो नॉमिनी थे, खुद वो नॉमिनेट हो गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ आती कि मुझसे मेरा चीफ जस्टिस, मुझसे मेरे सीनियर जजेस जिनको नहीं नॉमिनेट किया गया आईनी बेंच में, वो कम कैसे हैं। उसके बाद उन्होंने उस बेंच में बैठने से रिक्यूज़ किया और अब जस्टिस के आगा मुतालबा कर रहे हैं वसीम गालिबन के एक और जज दिया जाए। क्योंकि इसी तरह देखिए अब यहाँ पे अंधेर नगरी इस तरह से है कि फौजी अदालतों का केस 9 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 7 रुकनी बेंच जो है उसने सुनना है। आयशा मलिक साहिबा वो इस बेंच में, आईनी बेंच में बैठ भी बहुत कम रही हैं और ऑब्वियस है कि वो पहले जजमेंट दे भी चुकी हैं। उनकी जजमेंट के खिलाफ अब तो नहीं बैठ रही, तो उनके जजमेंट के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है। तो इससे कबल, आईनी तरमीम से कबल, शाहिद वहीद साहब जो हैं वो उस 7 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जो फौजी अदालतों का केस सुन रहे थे। शाहिद बिलाल भी तो थे वसीम, सुने, शाहिद बिलाल भी थे। अब रिपोर्टेडली इस आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन को भिजवाया है कि एक और 7 रुकनी बेंच आप कायम करें, लेकिन उसमें शाहिद बिलाल को शामिल किया जाए, शाहिद वहीद को नहीं। ये आईनी बेंच अपनी मर्जी के जजेस मांग रहा है। जस्टिस के आगा सिंध हाई कोर्ट से वो अपनी मर्जी के जजेस मांग रहे हैं और ये अब 1 महीने से गालबन ज्यादा हो गया। कौन सा कोई बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, कौन सी ऐसी जूरिस्पोंडेंस है जो इन्होंने तय की है, जो उन्होंने सेट की है? ये कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तो जज हैं नहीं,
وہ لائیو میٹر لگا نہیں رہے، انفریکشس میٹرز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، حکومت کو اس سے مسئلہ نہیں ہے، اور یہاں بیٹھ کر 2 گھنٹے کے لیے سماعتیں کرتے ہیں، 2 لائنیں 4 لائنیں، اس سے بڑھ کر کون سا ایسا آرڈر ہو سکتا ہے؟ وسیم، آئینی بینچ میں بیٹھے ججز کے کنڈکٹ کے اوپر بہت سے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر الفاظ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اگنورنٹ ہے، وہ نہ کسی سچویشن کو سمجھنے کو تیار ہے، نہ وہ ملک میں جاری بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو تسلیم کرنے کو تیار ہے، بلکہ وہ ہر معاملے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیاسی مقدمہ ہے، یہ مقدمہ تو ہمیں نہیں سننا چاہیے۔ اس قسم کے ریمارکس ان ججز کے جانب سے سامنے آتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ آئینی بینچ میں بیٹھے ججز کو خود بھی ادراک لیکن نہیں اس سب ہے میں کہ اگر آپ کو یاد ہو وسیم، سوری آپ کی بات اگین کٹ کری ہوں، لیکن 2 دن پہلے جسٹس محمد حنیف صاحب کا کالم آیا تھا BBC پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں کچھ طاقتور ہیں اور کچھ ان طاقتوروں سے قربت رکھنے والے ہیں جو زیادہ طاقت کے نشے میں چور ہیں۔ تو ان ججز کا مجھے وہی حساب لگتا ہے کہ وہ طاقتوروں سے قربت رکھتے ہیں، اتنی طاقت ان کے پاس ہے نہیں، اپنی طاقت کا ان کو اندازہ نہیں ہے، اور وہ اسی نشے میں چور ہیں۔ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی کس قدر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہ اس کو سیاست۔ سادہ سی بات ہے، ہاں 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جو آئینی بینچ بنا ہے سپریم کورٹ میں، جو ان ججز کی موجودگی میں بنا ہے، وہ تو وہی ہے کہ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کر رہے تھے، وفاقی حکومت نے انہیں بیٹھ کے آئینی بینچ میں لا دیا۔ آئینی بینچ یا پھر 26ویں آئینی ترمیم جو تھی، وہ اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ماتحت جو پارلیمان ہے اس کے ذریعے ایک PCO جاری کروایا، اور اس PCO کے اوپر جو لوگ ایمان لے آئے انہیں آئینی بینچ میں شامل کر دیا۔ وہ تو کسی صورت بنیادی انسانی حقوق کا دفاع یا تحفظ ہے وہ کسی صورت نہیں کریں گے۔ کوئکلی ہم ایک آخری اس پہ کامنٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے دوسرے ایشو کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ خط صرف ان کا نہیں ہے، اس میں جسٹس منیب اختر ان کی بھی منشا شامل ہے، جسٹس عائشہ ملک ہوں، جسٹس شاہد وحید ہوں، جسٹس شہزاد ہوں، ملک شہزاد ہوں، جسٹس اطہر من اللہ ہوں، تو یہ وہ بڑے نام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تو جو آئینی بینچ میں فی الحال اس میں شاہد بلال جو ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، غالباً آخری دنوں میں شاہد بلال صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ تو اب جسٹس منصور علی شاہ اس سے قبل بھی ایک جج ہوتا ہے، وہ جج بندوق لے کے باہر نہیں آ سکتا، وہ جج آئین کے اوپر عملداری چاہتا ہے، وہ جج جو ہے اس کے فیصلے بولتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک فیصلہ ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے میری نظر میں، کیونکہ اس وقت 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال تھی، 25 نومبر کو وہ ایک ملک میں جاری جو ایک ہیجان تھا یا ایک کریک ڈاؤن تھا وہ جاری تھا پروٹیسٹرز کے اوپر، بہت بروٹل قسم کی فورس استعمال ہو رہی تھی۔ تو اسی دوران 25 کو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ نوٹ جاری کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کیس میں۔ انہوں نے لکھا کہ آمرانہ دور میں ججز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی اصل طاقت عہدے پہ رہنا نہیں، آزادی قائم رکھنا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آج کل کوئی آمرانہ دور ہے بظاہر؟ ہائیبرڈ۔ اب جسٹس منصور علی شاہ لکھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے آفٹر تھاٹ ہوگی نا۔ جسٹس دوراب پٹیل نے بھٹو کیس میں جرأت مندی سے اختلاف کیا۔ دوراب پٹیل نے ضیاء کے جاری کردہ عبوری آئین کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا۔ سمجھوتا کر لینے کی میراث چھوڑنے کی بجائے عہدہ کھو دینا چھوٹی سی قربانی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ کھویا ہے۔ پھر وہ ساتھ یہ لکھ رہے ہیں کہ جج کی بہادری کا اندازہ بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے اور مداخلت کے خلاف ثابت قدم رہنے سے لگایا جا سکتا ہے۔ آمرانہ مداخلتوں کا مقابلہ کرنے میں تاخیر قانون کی حکمرانی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پھر ذوالفقار علی بھٹو کے جو لفظ ہیں انہیں کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے خود کہا تھا کہ آئین کی چھتری تلے ہی عدلیہ آزاد رہ سکتی ہے، صحرا میں پھول نہیں کھل سکتے، آزاد عدلیہ بندوق کے سائے تلے نہیں چل سکتی۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو مقدمہ تھا وہ سیاسی ٹرائل کا کلاسیکل کیس ہے، اور ان کی جو تمام تر جو تفتیش تھی یا جو مقدمے کے میرٹس تھے اس کے حوالے سے انہوں نے مزید آبزرویشنز بھی دی، اور بہت مفصل قسم کا ان کا یہ کوٹ تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ماضی میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن فورم کے قیام اور اس عہد سے درست کی جا سکتی ہیں کہ دوبارہ وہ سب نہیں کیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اور جسٹس منصور علی شاہ کے ابھی آنے والے نوٹس ان کے یہ خطوط بتاتے ہیں کہ کیوں وہ اس نظام کے اندر فٹ ان نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو نظام رائج ہے وہ پھرکی کی طرح گھومنے اور سائیکل کی طرح گھوم گھوم کے آنے کا جو ہے وہ خواہش میں ایشو ہے آج غالباً ناظرین، یہ 9 مئی کا مقدمہ ہے اور راولپنڈی کے ایک تھانے میں یہ درج کیا گیا تھا، اور اس کے جو میرٹس ہیں FIR میں کیا درج ہے، الزام کیا ہے، لیکن اس کی جو ون لائنر وہ یہ ہے کہ عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی بڑی پولیٹیکل قیادت تھی
100 लोग गालबन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडयाला जेल में आज ये समाअत हुई है और उमर अयूब हों, बशारत राजा हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 और बड़े नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार भी कर अहमद लिया गया। चट्टा हैं, अहमद 3 चट्टा। लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी हाईकोर्ट से जमानत के ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन पुलिस रिस्पांस नहीं कर रही। और ये इस मुल्क में अब एक इतना न्यू नॉर्मल हो गया है कि मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ कि अगर कोई और मुल्क होता आइन और कानून की बालादस्ती वाला तो वहाँ कोहराम मच जाता, लेकिन यहाँ ये नॉर्मल सी बात है। आज जो फर्द जुर्म आयद की गई उसकी तफसीलात अगर आपके सामने रखूँ तो PTI की आदत से मुतालिक जो फर्द जुर्म जज साहब ने आयद की है, और ये वो जज हैं अमजद अली शाह, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज, जिनके सामने 26 नवंबर जो साने 26 नवंबर है उसके भी हजारों मुल्जिमान के मुकदमात और हैं। इन्हीं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुलाकात की। उन्हें मुलाकात करके कहा था कि काम जारी रखो, तो उन्होंने काम जारी रखा हुआ है। खैर, आज फर्द जुर्म में ये कहा गया है कि PTI की आदत ने 9 मई से कबल मनसूबाबंदी करके अस्करी अहदाफ का तयन और 9 मई वाक़यात में मुल्की दाखिली सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमला किया। उसके अलावा फर्द जुर्म में यह भी कहा गया है कि PTI की आदत ने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्द तंजीमों की तर्ज पर मुनज़्ज़म मनसूबा साजी की। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। फर्द जुर्म में कहा गया है कि जुलाई 2023 में महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई वाक़यात पर रिपोर्ट जारी की और PTI रहनुमाओं पर 102 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने, 26 सरकारी इमारतों पर मुनज़्ज़म हमले करने का इल्ज़ामात आयद किया जाता है। फर्द जुर्म में कहा गया है कि सानिया 9 मई में 66 करोड़ 56 लाख रुपए मजमूई नुकसान का तखमीना है। और वाज़े रहे कि बानी PTI इमरान खान समेत दीगर मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार किया है। और सानिया 9 मई GHQ हमला केस का जो मुकदमा है वो थाना आरे बाजार के ये मुकदमात हैं जहाँ पे मुल्जिमान को पेश किया गया। तो फर्द जुर्म का प्रोसेस ये होता है कि अब ये इल्ज़ामात जो है वो लगा दिए गए हैं, सहते जुर्म से इनकार कर दिया इमरान खान और दीगर मुल्जिमान ने, और अब उनके खिलाफ बाकायदा ट्रायल चलेगा और उनको साबित करना होगा प्रोसिक्यूशन को कि जो उनके लगाए गए इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं। और उसमें आयरनी देखिए 26 नवंबर सानिया 26 नवंबर हुआ, निहत्ते पुरअमन मुहिब वतन जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करके उनका खून बहाया गया। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है वो इस हद तक कंप्रोमाइज्ड है। मैं आपको बड़े बावसूख अंदाज से, बावसूख ज़राए से ये बात बता रहा हूँ कि वो ये समझते हैं कि अगर हमने इस लम्हे पे बात की, अगर हमने इस लम्हे पे इंटरनेशनल मीडिया हो, हमने इस लम्हे में आलमी जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं या पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई कानूनी चाराजोई करने की कोशिश की, अदालतों का रुख किया, तो हमें धर लिया जाएगा और हमें जब उठा लिया जाएगा तो फिर हमारा क्या बनेगा। बिल्कुल ऐसे ये बैरिस्टर गोहर तक ये सोच है जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और ये उस सारे मामले में शोधा के खून को बेच चुके हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ यही सलूक किया जाएगा जो आज किया गया है। आप ये बात याद रखिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जब कोई अपने हक के लिए बोलने और लड़ने को तैयार नहीं है तो कोई दुनिया की ताकत उसको उसका हक दिलवा नहीं सकती। ये भी एक दुनिया का निज़ाम है। तो अब 9 मई के मुकदमात में रियासत अपने अहदाफ हासिल कर रही है। देखना है क्या इन मुकदमात को साबित किया जा सकेगा, और अगर ये साबित हो भी जाए, ये गद्दारी और दहशतगर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 100 रहनुमाओं पे इमरान खान समेत साबित कर दी जाए तो क्या आला अदालतें उस नैरेटिव को बाय करेंगी? क्योंकि अभी तक 9 मई का कोई भी मुकदमा आला अदालतों में सर्वाइव नहीं कर सका है। मुझे और वसीम मलिक को आज की इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।